स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। इस दोस्तों मैं बता देता हूं, स्किप करने के पहले आप पहले पूरे वीडियो को देख लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक करके चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, साइंस का प्रश्न है तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है HCl, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड और आपका है साइट्रिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? साइट्रिक एसिड इसका सही उत्तर है। नींबू जो खट्टा होता है साइट्रिक एसिड के कारण होता है। दूसरा HCl, तो आप लोग जानते होंगे खाना खाते हैं तो पाचन क्रिया में कौन सहायक होता है? तो बहुत बड़ा अम्ल है, बहुत ही घातक अम्ल समझिए, जो कि HCl है, हमारे पेट से निकलता है और वो खाने को पचाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एसिटिक एसिड। जहाँ तक आप लोग देखते हैं सिरका, सिरका को देखते हैं, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, बहुत बार पूछा गया है। और टार्टरिक अम्ल का हम लोग बात करेंगे। टार्टरिक अम्ल का अगर बात करते हैं तो ये किस में पाया जाता है? ये जो पाया जाता है इमली, इमली खाते हैं तो इसमें इमली में पाया जाता है। और एक मौलिक अम्ल पूछा जाता है, मौलिक अम्ल जो है वो सेब में पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फल में ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए नींबू और मौसमी, ये सभी चीज़ में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर बात करें कि साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है तो C6H6O6, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाले गैस कौन सी है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड ही मार के आएंगे। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगला है CH4 जिसे आप मीथेन कहते हैं, और N2O। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सही होगा। यह बहुत ही घातक गैस है जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। वो जो है कि श्वसन नलिका में जैसे जाती है, नाक में जाता है, तो वो डायरेक्ट ब्लड से घुल जाता है और आपको परेशान करता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो पूछा जाता है कि किसका यूज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका काम। क्योंकि जितने भी ऊर्जा जो ऊपर से आते हैं ये क्या करता है कि कम रहता है तो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ वापस लौटा देता है, लेकिन ज़्यादा अगर हो जाए एटमॉस्फेयर में तो सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा, लौटेगा नहीं, तो वो ग्रीन हाउस का कारण बन जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ठीक है, तो उसके बाद मीथेन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मीथेन को देखिए, गोबर गैस में क्या चीज़ पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। उसके बाद धान के खेत में आप जाइएगा तो क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। आप कोयले के खदान में पूछा जाता है कि वहाँ विस्फोट किसके कारण होता है? तो मीथेन के कारण होता है। ठीक है, और एक बात और पूछा गया है दोस्तों कि CH4 में H इधर से लगाए, H इधर से लगाए और H नीचे भी दी, तो इसमें कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड इंग्लिश में बोलेंगे और सहसंयोजकता बॉन्ड जो है हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, पूछा जाए तो। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता अगर बढ़ाना है आपको तो क्या चीज़ कीजिएगा? तो स्टील की कठोरता अगर बढ़ाना है दोस्तों तो ऑप्शन ए कहता है कार्बन मिला देंगे क्या, ऑप्शन बी कहता है मैग्नीज मिलाइएगा, ऑप्शन सी कहता है सिलिकॉन, और ऑप्शन डी दिया गया है क्रोमियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्बन। अगर आप किसी भी लोहा में कार्बन मिलाइएगा तो वो कठोर बनेगा। जैसे कि आप देखते हैं पटरी, लोहे की पटरी बना हुआ रहता है, थर्मिट अभिक्रिया उसमें यूज किया जाता है। एकदम याद रखिएगा, थर्मिट अभिक्रिया द्वारा लोहे की पटरी को जोड़ा जाता है। ठीक है, जिसमें कि एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है थर्मिट में। दूसरी बात है कि जो लोहा होता है, इस्पात होता है, उसमें कार्बन की मात्रा 0.5 रहती है, जो कि मध्य स्तर का लोहा रहता है और उसी से पटरी बनाया जाता है। और बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना है तो 0.5 से ज़्यादा कार्बन रहेगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा, तो बहुत सारा
उपकरण बनाया जाता है, जिससे कि काटने वाला उपकरण हुआ, काटने वाली मशीनें जितने भी होती हैं वो सब में किया जाता है उसका उपयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। जी हाँ, मैडम क्यूरी दंपति जो हैं, वो परिवार जो है उनका किस प्रकार से प्राप्त किया था। तो ऑप्शन ए कहता है चूना पत्थर से, पिचब्लेंड से या हेमाटाइट से। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि वह था पिचब्लेंड से ही प्राप्त किया गया था। क्या चीज़? तो रेडियम प्राप्त किया गया था। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि हेमाटाइट का भी आप लोग नाम सुनेंगे, ये लोहे का अयस्क है। ठीक है, ये लोहे का अयस्क है। और उसके बाद यह भी है कि कौन सा लोहा का अयस्क है जिससे कि ज़्यादा लोहा निकाला जाता है, तो वह मैग्नेटाइट है, एकदम याद रखिएगा, और शुद्ध भी है वो। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर देखा जाए कि मैग्नेटाइट जो लोहा होता है उसमें ज़्यादा शुद्धता होती है। और अगला है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर तो आप लोग जान ही रहे हैं, और उसका यूज़ जो है बहुत जगह पे किया जाता है। जैसे कि चूना पत्थर को ही आप गर्म करके क्या बनाते हैं, जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या चीज़ में किया जाता है, तो बैंडेज करने में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो आपको बताना है क्यों जलती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, तैरने के तालाब में जो डाला जाता है सफाई के लिए, जो वो साफ रहे, इसलिए उसमें डाला जाता है क्लोरीन। और क्लोरीन जो है त्वचा में लगता है, जिसके कारण वो खराब हो जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? 5 क्वेश्चन मैंने कराया है और इससे ज़्यादा भी कराऊंगा। तो आपको यहाँ तक कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट आगे देखिए। तो देखिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्या कहता है कि वसा का, बी कार्बोहाइड्रेट का, और सी प्रोटीन का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, जो कि आप लोग देखते होंगे किसी को चीनी बीमारी हो जाता है जिसे आप शुगर कहते हैं, तो उसमें डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम लें। तो इसी के कारण जो है इंसुलिन में गड़बड़ी आता है। मतलब इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है आप बताएं? पैनक्रियास से। तो पैनक्रियास से जो अगर इंसुलिन कम होगा तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, जिसे आप चीनी की बीमारी कहते हैं। पूछा गया प्रश्न है, अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया उसे कहा जाता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया अगर किसी को होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो दोस्तों उससे जनन तंत्र में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और इंसुलिन में जो होते हैं, इंसुलिन कहाँ से आते हैं? तो इंसुलिन जो है आपका जो बीटा सेल होता है किसका, तो पेनक्रियाज का बीटा सेल में से ही इंसुलिन निकलता है। और अल्फा सेल में ग्लूकागोन निकलता है अल्फा सेल से, और उसमें डेल्टा सेल होता है। डेल्टा सेल से क्या निकलता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये जो पेनक्रियाज है या जो है एक समझा जाए कि दोनों तरह का ये हार्मोन बनाता है। जैसे एंजाइम भी ये बनाता है, हार्मोन भी बनाता है। तो इससे आप इसी को क्या कह सकते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, और अगर एक्सोक्राइन को बोलें तो बहिःस्रावी ग्रंथि, दोनों की तरह काम आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए कहता है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी कहता है एस्पिरिन, ऑप्शन सी है पैरासीटामोल, और ऑप्शन डी है सल्फाडाइजिन। तो दोस्तों आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा पेनिसिलिन और उसके बाद सल्फाडाइजिन। एक से ज़्यादा इसके उत्तर हैं। तो आपको याद रखना है कि एंटीबायोटिक का यूज क्या किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है, ये सब जनरल प्रश्न है, जानकारी रखना चाहिए। तो जैसे कि आपको बैक्टीरिया जनित कोई रोग हो जाता है, ठीक है, तो उसमें एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है।
तो ऑप्शन ए कहता है गेहूं है, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी मक्का। तो दोस्तों आप लोग सही से इसको बता सकते हैं। कारण यह है कि किसी के घर भी आप जाते हैं तो किसी को चीनी बीमारी है, तो उसमें क्या वो लोग नहीं खाते हैं बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, आलू में ज़्यादा होती है, तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसको नहीं खाया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा तो चीनी बीमारी वाले को क्या होगा, जिसको मधुमेह की बीमारी है उसको परेशानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो ऑप्शन ये कहता है सेब, अंगूर, खजूर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेब। जो है क्या है, यह एक सच्चा फल नहीं है। यह किस तरह का फल है, तो यह असत्य फल है। असत्य फल हम लोग किसे कहते हैं, तो जब आप फूल को देखिएगा, मैं आपको डिटेल में फूल को दिखा कर भी बताऊंगा। तो फूल में जब देखिएगा तो अंडाशय के अलावा अगर उसका कोई और पार्ट फल बनाने में सहायक होता है तो वो क्या कहलाएगा, असत्य फल कहलाएगा। जैसे कि आप सेब को ले लीजिए, फिर उसके बाद आपका कौन कौन सा असत्य फल हो जाएगा, तो आपका देखिए एक तो आपका सेब हो गया, और काजू हो गया, नाशपाती हो गया, और असत्य फल में जो हो जाएगा आपका अंगूर हो, सत्य फल में हो जाएगा अंगूर, खजूर। ठीक है, ये सभी सत्य फल में, सेब, काजू और नाशपाती असत्य फल में आते हैं। लौंग जो है पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग है दोस्तों वो कहाँ से, ऑप्शन ए कहता है पत्ती से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी बीज से, ऑप्शन डी कहता है फूल से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, फूल के कली से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसे क्या कहा जाता है, इसके पेड़ को यूजीनिया कैरियो फाइलेटा, यूजीनिया कैरियो फाइलेटा कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा और अच्छी तरह से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो कि आपको काम आएगा। तो हम लोग बात करते हैं लौंग के पौधों का वानस्पतिक नाम अगर आपको पूछ लिया जाए तो साइजीजियम एरोमेटिकम। ठीक है, और इसका जन्म स्थल कहाँ हुआ था दोस्तों, तो वह हुआ था इंडोनेशिया में। यह एक सदाबहार वृक्ष है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों को शेयर करना तो एकदम नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।